हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ करेंगे वैदिक सभ्यता का क्विज भाग 4। इससे पहले के भाग 3 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप जाकर देखिए। तो चलिए अब भाग 4 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस पर्वत के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है? सोचिए। तो देखिए, हिमालय के लिए ऋग्वेद में हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा हम देखें तो विंध्य पर्वत का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं भी नहीं मिलता। सुलेमान पर्वत का उल्लेख मिलता है, इसको ऋग्वेद में शिलावंत कहा गया है। और सुलेमान पर्वत आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और मुंजवत पर्वत का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में कि मुंजवत पर्वत से आर्यों के लिए सोमरस आता था और सोमरस को अमृत तुल्य माना गया है आर्यों के लिए। और सोमरस ये 9वें मंडल में भी इसका उल्लेख मिलता है। और 9वें मंडल से संबंधित एक ऋषि मैंने आपको बताया था, वो है सोम ऋषि। तो ये भी ध्यान रखिए कि 9वें मंडल से संबंधित जो ऋषि है वो है सोम ऋषि। अगला क्वेश्चन है, अर्धयायावर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सोचिए। तो देखिए, अर्धयायावर शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेदिक आर्यों के लिए। आर्यों का जो जीवन था वो कबीलाई प्रकार का था, यानी कि घुमक्कड़ प्रकार का था, चरवाहा प्रकार का जीवन था। इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा संख्या में पशु होते थे और निरंतर पशुओं के लिए ये चारा ढूंढते रहते थे और आगे बढ़ते रहते थे। इसी कारण इनका जीवन घुमक्कड़ था। अर्धयायावर का अर्थ ही होता है घुमक्कड़। तो जो शुरुआती आर्य थे, यानी कि 1500 ईसा पूर्व के समय, जिस समय आर्यों ने भारत में प्रवेश किया, इन्हें ऋग्वेदिक आर्य कहा गया। और जैसे ही ये अपना विकास करते करते उत्तर वैदिक काल में पहुँचते हैं तो इनका जीवन काफ़ी हद तक बदल जाता है। लेकिन जो शुरुआती आर्य थे वो उन घुमक्कड़ प्रकृति के थे, इसी कारण इन्हें अर्धयायावर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचजन में कौन सा कबीला शामिल नहीं है? बताइए। तो देखिए, भरत कबीला पंचजन में शामिल नहीं है। पंचजन का अर्थ होता है 5 कबीले। 5 कबीले में आप यहाँ देख सकते हैं, पुरु हो गया, यदु हो गया, तुर्वस हो गया। इसके अलावा 2 और कबीले हैं जैसे अणु और द्रुहु। तो ये 5 कबीले थे जो पंचजन का हिस्सा थे, पुरु, यदु, तुर्वस, अणु और द्रुहु। और पुरु कबीले के लिए ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है मृगवाचा। मृगवाचा का अर्थ होता है कि झूठ बोलने वाला। तो अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि ऋग्वेद में किस कबीले को झूठ बोलने वाला कबीला कहा गया है, तो आपको आंसर टिक करना है पुरु कबीला। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध दासराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। इस दासराग्य युद्ध से संबंधित कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले कई बार पूछ लिया जाता है कि युद्ध का कारण क्या था। तो कारण ये था गुरुपद को लेकर। गुरुपद को लेकर ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में क्या होता है, भरत कबीला एक तरफ था और उसके विरुद्ध थे 10 अन्य कबीले। एक तो पंचजन, पूरे का पूरा पंचजन कबीला जो था, जिसमें 5 कबीले थे, और अन्य कोई 5 कबीले। तो ये मिलते हैं और भरत कबीले के खिलाफ ये युद्ध करते हैं। और गुरुपद में क्या होता है कि जो भरत कबीला था, इसके राजा थे त्रित्सु वंश के सुदास। त्रित्सु वंश के राजा थे सुदास। तो सुदास क्या करते हैं कि विश्वामित्र इनके गुरु थे, विश्वामित्र। तो विश्वामित्र को ये गुरुपद से हटा देते हैं और गुरु बना देते हैं वशिष्ठ को। इस बात से विश्वामित्र काफ़ी अपमानित महसूस करते हैं और वो 10 कबीलों को भरत कबीले के खिलाफ ला खड़ा करते हैं और फिर ये युद्ध होता है। जो विश्वामित्र थे, आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि ये 3रे मंडल से संबंधित ऋषि माने जाते हैं ऋग्वेद में, और वशिष्ठ 7वें मंडल से संबंधित ऋषि थे। तो इसके अलावा एक फैक्ट और भी है कि दासराग्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया और रावी नदी को ऋग्वेद में पुरुषनी कहा जाता था। तो ये भी ध्यान रखिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख पेशा क्या था? सोचिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेदिक आर्य जिस समय भारत में प्रवेश करते हैं कि 1500 ईसा पूर्व, तो उस समय ये घुमक्कड़ प्रकृति के थे, घुमक्कड़ थे और इन चरवाहा प्रकार का जीवन जीते थे, यानी कि पशुपालन इनका मुख्य पेशा था। और कृषि करते थे, लेकिन वो ना के बराबर था। इनके ऋग्वेद में बहुत ही कम उल्लेख कृषि का मिलता है, इसलिए मुख्य पेशा जो था ऋग्वेदिक आर्यों का वो कृषि था। अगर आपको यहाँ पर पूछ लिया जाए कि उत्तर वैदिक काल के आर्य जो थे उनका पेशा क्या था, तो उत्तर वैदिक काल में स्थिति बदल जाती है। इस समय आर्यों ने लोहे की खोज कर ली थी और इनका मुख्य पेशा कृषि हो जाता है।
उसी प्रकार हमने पहले जब हड़प्पा पढ़ा था तो हड़प्पा में भी लोगों का जो पेशा था वो कृषि था। और मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था कि रबी की फसल में हड़प्पावासी चावल उपजाते थे। तो हड़प्पा के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था और ऋग्वेदिक आर्यों का पेशा क्या था मुख्य, वो पशुपालन था। इसके अलावा आर्यों में एक पेशा था बढ़ई का पेशा। ये भी काफी सम्मान जनित पेशा माना गया है, क्योंकि बढ़ई जो थे वो रथ का निर्माण करते थे और रथों से फिर युद्ध जीते जाते थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गवयुति शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सोचिए। तो देखिए, दूरी के लिए ऋग्वेद में गवयुति शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, यानी कि दूरी के लिए गवयुति शब्द का प्रयोग करते थे। और समय के लिए गोधूली शब्द का प्रयोग आर्य लोग करते थे। और जो संपन्न लोग थे उनको गोमत कहा गया। गोमत का अर्थ था कि जिसके पास सबसे ज्यादा मात्रा में गाय थी, क्योंकि गाय मुख्य संपत्ति होती थी वैदिक काल में। और राजा को गोपति कहा गया है। तो आप देख रहे हैं कि गाय से रिलेटेड शब्द मिल रहे हैं, यानी कि गाय की महत्ता को दर्शा रहे हैं। गोपति, गोमत, गोधूली, गवयुति। तो इससे पता चलता है कि गाय की महत्ता बहुत ज्यादा थी आर्यों के लिए। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? सोचिए। आर्यों का प्रिय पशु गाय था, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि गाय की महत्ता बहुत ज्यादा थी। यहां तक कि गाय के लिए एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में एक शब्द मिलता है अघन्या, यानी कि जिसका वध नहीं किया जा सकता, जो वध के योग्य नहीं है। और गाय से रिलेटेड और भी बहुत से शब्द मिलते हैं जो ये बताते हैं कि गाय का महत्व बहुत ज्यादा था, जैसे कि गविष्ठी, गवेषणा, गोशु, गव्य, गम्य। तो इस प्रकार के शब्द मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि गाय की महत्ता बहुत ही ज्यादा थी। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सिंधु क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कृषि से संबंधित लांगल या सीर का क्या अर्थ है? सोचिए, लांगल या सीर। तो देखिए, ऋग्वेद में कृषि से संबंधित ये शब्द मिलता है, इसका अर्थ है हल। मैंने आपको बताया कि ऋग्वेदिक आर्यों का कृषि के प्रति कोई खास रुझान नहीं था। इनका मुख्य पेशा जो था वो पशुपालन था। लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत साक्ष्य मिले हैं कृषि से संबंधित, उसमें जो लांगल है वो हल को कहा गया है और ये हल लकड़ी का बना होता था। इसके अलावा जो उर्वर भूमि होती थी उसको आर्य उर्धर कहते थे, उर्धर। और अनाज के लिए ऋग्वेद में धान्य शब्द का उल्लेख मिलता है। बीज बोने को ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है वपंती, वपंती। तो वपंती बीज बोने को कहा जाता था, अनाज को धान्य, उर्वर भूमि को उर्धर और हल को लांगल या सीर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस अनाज का उल्लेख मिलता है? सोचिए। तो देखिए, ना तो गेहूं का उल्लेख है, ना चावल का उल्लेख है। ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख मिलता है और जौ को ऋग्वेद में यव कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल, यानी कि ऋग्वेदिक काल की बात हो रही है, में आर्य किस धातु से परिचित नहीं थे? बताइए। तो देखिए, पूर्व वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में जाकर होती है। और उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हो जाती है तो कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। लोहे के हल बनाए जाते हैं और इन हलों को नाम दिया गया पवीरवंत, पवीरवंत या प्रवरिवम। ये लोहे के हल का नाम है। और आपने देखा कि जो लकड़ी का हल था ऋग्वेदिक काल में, उसे लांगल या सीर कहा गया, लांगल या सीर। लेकिन जब लोहे की खोज हो जाती है तो जो लोहे के हल बने उन्हें पवीरवंत या प्रवरिवम आर्यों ने कहा। इसके अलावा चांदी को आर्यों ने शतमान कहा है, तांबे को इन्होंने लोहित कहा है और सोने को निष्क कहा है। सोने को क्या कहा है? निष्क। और धातु शब्द के लिए ये अयश शब्द का प्रयोग करते थे, अयश। यानी कि जब इनको सोना बुलाना होता था तो ये कहते थे निष्क अयश, और चांदी को कहना होता था तो कहते थे शतमान अयश, लोहित अयश तांबे को कहते थे। तो इसी प्रकार के शब्द यहां मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में व्यापार खालिस्तान द्वारा होता था? बताइए। तो देखिए, व्यापार वैदिक सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था, चाहे उत्तर वैदिक काल हो या पूर्व वैदिक काल हो। यहाँ पर व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली से ही होता था। और वस्तु विनिमय प्रणाली ये थी कि एक वस्तु देते थे, बदले में दूसरी वस्तु ले लेते थे। जैसे गेहूं देकर बदले में दूध ले लेते थे, दूध देकर बदले में शहद ले लेते थे। तो यही वस्तु विनिमय प्रणाली थी।
क्योंकि अगर हम देखें मुद्रा का प्रचलन तो वो 6ठी सदी ईसा पूर्व में शुरू होता है, यानी कि महाजनपद काल में पहली बार मुद्रा का प्रचलन देखने को मिलता है। और ये मुद्रा कैसी थी? आहत मुद्रा। आहत मुद्रा में क्या होता था कि जैसे एक चांदी का टुकड़ा ले लिया, उसके ऊपर कोई चिन्ह बनाना होता था, जैसे कोई मछली का या कोई पेड़ की पत्ती, इस तरह से, तो उस पर ठप्पा मारा जाता था इस टुकड़े पर। और ठप्पा मारते थे तो ये धातु का टुकड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था, यानी कि आहत हो जाता था, और इसी को कहा गया आहत मुद्रा। जब हम महाजनपद काल पढ़ेंगे तब भी इसका जिक्र आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? सोचिए। तो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुल थी। कुल सबसे छोटी इकाई यानी कि परिवार। कुल का अर्थ होता है परिवार, और परिवार का जो मुखिया होता था वो कुलुप कहलाता था। कुलुप। और कुलुप कोई परिवार का वृद्ध पुरुष होता था, वृद्ध पुरुष। और इसी कारण वैदिक सभ्यता को पुरुष प्रधान सभ्यता यानी कि पितृसत्तात्मक सभ्यता भी कहते हैं, पितृसत्तात्मक। और हमने देखा जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा में जो परिवार थे वो मात्र सत्तात्मक थे, और वैदिक काल में समाज जो है वो पितृसत्तात्मक हो जाता है। उसके बाद देखें तो जैसे कि सबसे छोटी इकाई कुल हो गया, और जब कुछ कुल मिलते थे तो ग्राम बनता था, और जब कुछ ग्राम आपस में मिलते थे तो विष का निर्माण करते थे, और जब कुछ विष मिल जाते थे तो जन का निर्माण होता था। तो इस प्रकार यहाँ प्रशासनिक इकाइयाँ देखने को मिलती हैं। वैदिक काल के दौरान राजा को दिए जाने वाला कर क्या कहलाता था? बताइए। तो वैदिक काल के दौरान जो कर दिया जाता था वो बलि कहलाता था। बलि। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, वो कबीले की रक्षा का उत्तरदायित्व निभाता था, जिसके बदले में राजा जो कर लेता था उसे बलि कहा जाता था। अब मुद्रा का प्रचलन तो था नहीं, तो बलि किस रूप में होती थी? बलि होती थी जैसे कि दूध, दही, अनाज, फल, शहद इत्यादि राजा को लोग देते थे, कबीले के लोग देते थे। और बलि में भी अगर हम देखें तो पूर्व वैदिक काल जो था उसमें बलि स्वैच्छिक थी। अगर कोई अपनी इच्छा से राजा को बलि देना चाहे यानी कि टैक्स देना चाहे तो वो दे सकता था। लेकिन जब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में ये अनिवार्य हो जाता है कि अब आपको टैक्स देना ही देना है, तो ये स्थिति देखने को मिलती है। बलि अनिवार्य और नियमित हो जाती है, और इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति वगैरह संभव हो जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सोचिए। तो जो विदत थी वो आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी, और विदत जो है वो अध्यापन से संबंधित थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि विदत जो थी वो विद्या और ज्ञान से संबंधित संस्था थी, और सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है। और इसमें महिलाएं भाग लेती थी, विदित में महिलाएं भाग लेती थी। इसके अलावा देखें तो सभा जो थी इसकी तुलना राज्यसभा से कर सकते हैं, राज्यसभा से। सभा और समिति ये जो संस्थाएं थी ये राजा की पद मुक्ति करती थी, यानी कि राजा को अगर पद से हटाना होता था या राजा की जो पद पर नियुक्ति होती थी वो कार्य ये दोनों संस्थाओं की सलाह से होता था। और आपने देखा कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों की संज्ञा दी गई है। 2 पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता के बारे में कौन सी जानकारी असत्य है यानी कि गलत है? सोचिए। तो पहली जानकारी है, प्रशासनिक स्वरूप राजतंत्रात्मक था और राजा का पद वंशानुगत नहीं था। राजतंत्रात्मक में अक्सर ये होता है कि पद जो होता है वंशानुगत होता है, लेकिन वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था, तो ये जानकारी तो सत्य है। अगला स्टेटमेंट है, समाज पितृसत्तात्मक था। ये भी सही है। हमने देखा कि जो परिवार का मुखिया होता था वो वृद्ध पुरुष होता था, तो समाज पितृसत्तात्मक था। अगली स्टेटमेंट है, वैदिक साहित्य में महिलाओं की भूमिका नहीं थी। ये तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो ऋग्वेद है उसमें काफ़ी महिलाओं का योगदान है, जैसे विश्वरा है, 3 महिलाएं मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई थी, कक्षावृत्ति हो गई, लोपामुद्रा हो गई। तो इन महिलाओं ने ऋग्वेद में मंत्रों के रचना में अपना योगदान दिया, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगर डी को देखें, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो ये भी सही है, क्योंकि मुद्रा तो महाजनपद काल में जाकर शुरू होगी और वो आहत मुद्रा होगी, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो इसी के साथ भाग 4 समाप्त होता है। वेट कीजिए भाग 5 का। तब तक के लिए धन्यवाद।